What are the demerits and merits of the functional overlapping? So, myself Mridul Trivedi. Now we will discuss about the merits and demerits of the functional overlapping. So, functional overlapping का मीन्स हमने कल समझा था, हमने लेक्चर में ये डिस्कशन किया था कि फंक्शनल ओवरलैपिंग का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है जब पार्लियामेंट अपना लॉ जो भी बनाता है तो वो ठीक से नहीं बनता, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता, पब्लिक को जस्टिस उससे नहीं मिल रहा होता है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट कभी कभी लॉ बना देती है। या कभी कभी क्या होता है और भी तरीके की ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज करके कई बार फांसी वगैरह भी रुकवा लेते हैं, पैराडन कर देते हैं, रिमिट कर देते हैं क्रिमिनल्स को। और हमने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जो एग्जेक्टिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इस तरह की फंक्शनल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब ही है कि हस्तक्षेप, एक तरीके का हस्तक्षेप होता है पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जेक्टिव के बीच में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है कई बार, जो कि यूज़फुल साबित होता है। लेकिन इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं, वो समझते हैं। तो पहले डिमेरिट्स अगर हम डिस्कशन करें, सो द if the overlapping or functional overlapping exist in a country, then there is no accountability for the non performance of the duty। कहने का मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई काम किया, जुडिशरी ने उसी पे कोई डिसीजन ले लिया, या एग्जेक्टिव ने भी उसमें हस्तक्षेप किया, तो अगर काम गलत हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, या काम नहीं होता है, मान लिया कि पार्लियामेंट टार रही है कि जुडिशरी कर दे, जुडिशरी टार रही है कि पार्लियामेंट ये काम कर दे, इस लॉ को ले आए, तो क्या होगा, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कोई नहीं। तो क्या हुआ, एक दूसरे पे काम टालने की वजह से क्या हो जाएगा, अनअकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। अनअकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी जिम्मेदारी अपनी नहीं समझेगा। ये ऐसा जो पॉलिटी के जानकार हैं वो कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज इरोजन ऑफ फेथ। क्या हो जाएगा, इरोजन ऑफ फेथ, मतलब जो न्यायपालिका और गवर्नमेंट पे विश्वास है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि अब हो ये रहा है कि कई बार जुडिशरी कोई काम करती है, उसे नकार देती है कौन, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट ला करके। या पार्लियामेंट कोई काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रोड बनी है तो पार्लियामेंट ने वही रोड के लिए डिसीजन लिया, फिर उसके बाद उस डिसीजन को हटा दिया जुडिशरी ने। हाँ, तो कई बार या कोई क्रिमिनल पकड़ा गया, पार्लियामेंट ने बोला कि ये क्रिमिनल नहीं है, उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ ले आई लॉ वगैरह। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, करप्शन के अगेंस्ट कोई लॉ लाना चाहता है पार्लियामेंट और जुडिशरी कभी कभी मना कर दे, तो ऐसा होगा कि अब फेथ हट जाएगा गवर्नमेंट की ब्रांचेस से, जुडिशरी से फेथ हट जाएगा, पार्लियामेंट से हट जाएगा। तो देखा जाता है कि जब फंक्शनल ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, लोगों का फेथ हटने लगता है, सिटीजन्स का, गवर्नमेंट, सरकार से, जुडिशरी से, न्यायपालिका से। सो इरोजन ऑफ फेथ, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड इज एक्यूमुलेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट व्हेन फंक्शनल ओवरलैपिंग इन अ कंट्री एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर तीनों ब्रांचेस के पास पावर है तो ये तीनों में लड़ाई हो सकती है या डिले हो सकते हैं लॉ। अब समझिएगा, अनअकाउंटेबिलिटी का मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई काम ना हुआ तो क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हम किसे दोष दे, क्या पार्लियामेंट को दोष दे या फिर जुडिशरी को या एग्जेक्टिव को। काम नहीं होता है तो अनअकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो चाहेंगे वो कर ले, वो चाहेंगे वो कर लेंगे। और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर मतलब होता है कि तीनों के पास ही पावर हैं। आप सोचिए कि अगर किसी एक क्लास में 3 मॉनिटर्स हो या किसी एक स्कूल के 3 प्रिंसिपल हो तो क्या होगा, लड़ाई, फाइट होगी ना, रस्साकसी, टसल बन जाएगी एक दूसरे में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, ये थर्ड पॉइंट है डिमेरिट्स में। एंड द and there is many benefits also or merits also of an functional overlapping। क्या हो सकते हैं merits या benefits, it ensure effective and efficient law making। अब आप खुद सोचिए, क्या अगर जुडिशरी से कोई गलती से अगर डिसीजन गलत हो जाता है, कि क्या क्या होता है कि जुडिशरी में जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो डिफरेंट क्या करेंगे, केसेस को सामने लाएंगे, और जो भी सबूत एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पे क्या होगा, कोई भी लॉ बनेगा। तो मान लेते हैं अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है और सबूत जो हैं सभी उसके खिलाफ हैं, तो क्या होगा,
अब ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी जाता है और उसे लगता है कि नहीं, इसे फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए या इसे कम सज़ा मिलनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या करेंगे, उसे बचा लेंगे। हाँ, पैरेडन या रिमिट कर देंगे। हो सकता है कि एविडेंसेस तो सभी उसके खिलाफ हो, लेकिन अगर वो सही व्यक्ति देखेंगे प्रेसिडेंट तो उसे बचा सकते हैं। तो ऐसे कई बार क्या हो सकता है कि इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट लॉ मेकिंग हो सकती है, मतलब अच्छे से लॉ मेकिंग आ सकती है। एंड सेकेंड पॉइंट, it ensure rule of law, and third point is it also remove arbitrariness in the system, मतलब जिसका मन हो वो करे नहीं, समझिएगा। जैसे कि अब अगर जो जुडिशरी है या पार्लियामेंट है या एग्जेक्टिव है, तीनों में तीनों में अगर सभी के फंक्शनल ओवरलैपिंग है तो क्या होगा कि अगर जुडिशरी जो चाहेगी वो कर सकती है और पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, तो ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा। क्या होगा, इसमें चेक एंड बैलेंस होगा। चेक एंड बैलेंस मतलब पार्लियामेंट अगर जो भी करना चाहती है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है जुडिशरी, तो पार्लियामेंट क्या होगा, मनमानी अपनी नहीं कर सकती गवर्नमेंट, उसमें जुडिशरी उसे बचाने की कोशिश अवश्य करेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और ये कुछ डिमेरिट्स हैं। थैंक यू।